स्टडी फॉर रॉयल में आपका स्वागत है। आज बीपीएससी प्रीवियस ईयर की कड़ी में आज हम बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बीपीएससी में पूछी गई है उसी को हम देखने जा रहे हैं। इसके पहले भी मेरे चैनल द्वारा बीपीएससी का हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन का आंसर डिटेल में बताया गया है जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में आई हुई है, और चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ रहता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और उससे अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अपलोड होगा आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर से कम 40% क्वेश्चन हूबहू या थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और मेरे चैनल की तरफ से ये कोशिश किया गया है कि हर सब्जेक्ट को सुव्यवस्थित ढंग से, ज़्यादा भटकाव नहीं, और हर ऑप्शन को आपके साथ डील किया जाता है कि बीपीएससी में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लाभ प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं आज जीव विज्ञान की पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, पूछ रहा है कि पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा। तो ये लिखा है डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे या विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत पुस्तक को डार्विनवाद या प्रकृति वर्णन या फिर इंग्लिश में दे देगा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। करा फर्स्ट में है लिनियस, तो इसने भी एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है जेनेरा प्लांटेरस। सेकेंड ऑप्शन में है लैमार्क, तो इनका पुस्तक का नाम है फिलोसफी जूलॉजिक। और थर्ड में है मेंडल, तो इनका पुस्तक का नाम है एक्सपेरिमेंट्स इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। मानव तंत्र से इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो ये करता है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट को। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से निकलता है, और ये एक हार्मोन है जो ग्लूकोज के समस्थापन के नियमन की प्रमुख भूमिका निभाता है। और ये क्या है, ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक कौन कौन सा होता है, पेनिसिलिन, सल्फाडाइजिन जो है एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जो है ना, इसका उपयोग बैक्टीरिया जनित जो रोग होता है उसके उपचार में किया जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पेनिसिलिन और ऑप्शन डी सल्फाडाइजिन, ये दोनों क्या है एंटीबायोटिक। तो ऑप्शन हो जाएगा दो सही में ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो ये है ऑप्शन सी चावल। चावल में से क्या होता है 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट है, मतलब चावल से 90% कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है। तो कीट संवर्धन है ऑप्शन ए कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान। तो कुछ कीट लाभदायक होता है, कुछ हानिकारक होता है। जो लाभदायक कीट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि या संवर्धन कराते हैं। देखिए वो बोलता है केचुआ है जो कृषक का मित्र है, ये इसको भूमि की आंत भी कहा जाता है। अगर पूछेगा कि भूमि की आंत किसको बोला जाता है, तो केचुआ का, या किसान का मित्र कौन है, तो केचुआ। चलिए नेक्स्ट। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स में हम लोग ऑप्शन डी
आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो मतलब सच्चा फल नहीं है मतलब असत फल है। तो देखिए, करा जब अंडाशय अब फलों के जीवों के अलावा अन्य फलों का निर्माण होता है, जैसे कि कैलिकस, करोला, थैलमस आदि में जब फल का निर्माण होगा ना, तो उसको कहते हैं असत्य फल। तो देखिए, असत फल है इसमें सेव, ऑप्शन ए। अगर और पूछेगा और कौन कौन सा असत फल होता है, तो जैकफल, नाशपाती, काजू, स्ट्रॉबेरी, अरारोट, शहतूत, नारियल, ये सब जो है ना माने सच्चा फल नहीं है, मतलब असत फल। देखिए, नेक्स्ट में दिया हुआ है अंगूर। तो अंगूर ऑप्शन है ना, तो अंगूर या केला ये है अनिषेक फलन है, अनिषेक फलन का उदाहरण है। अनिषेक फलन का पहचानने का तरीका है ना, ये उल्टा लटकल होता है, मतलब जो उल्टा जो लटक के फड़ता है ना, उसको कहते हैं अनिषेक फलन, जो अंगूर और केला है। चलिए आगे है खजूर। तो ये खजूर हो, आम हो, जामुन हो, लीची हो, बेर हो, ये सब क्या है? सत्य फल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। है कि अब क्वेश्चन नंबर 8, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये ऑप्शन होगा डी, शुष्क पुष्प कली। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो देखिए, ऊपर पूछा था सेम क्वेश्चन 2015, और नीचे देखिए वही क्वेश्चन पूछा है 2020 में, थोड़ा सा चेंज किया है, खाली आगे कुछ कुछ लगा दिया, मसाला है ये, लेकिन वही सेम क्वेश्चन है। इसका भी ऑप्शन होगा फूल की कली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? तो देखिए इसका होता है, इसमें मेन सटीक आंसर है ना, इसमें नोड और इंटरनोड होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पादप कली है, तो ये पादप कली ऑप्शन ए घूर्णीय टहनी है। नेक्स्ट, कर जो जो पौधा नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधा को कहते हैं हैलोफाइट, ऑप्शन सी। चलिए और देख लेते हैं, करा जीरो फाइट। तो जीरो फाइट है ना, जो रेगिस्तानी पौधा होता है उसको जीरो फाइट है, उसके अंतर अध्ययन किया जाता है। तो उसमें अब क्या हो जाएगा? नागफनी, कैक्टस। और ऑप्शन बी में है हाइड्रोफाइट। तो ये है जो पानी में रहता है उसको, जैसे नदी, तालाब, झील में जो पाया जाता है ना, उसको हाइड्रोफाइट बोलते हैं। और सक्यूलेट, सकुलेट पौधा जो होता है वो गमला में लगाया जाता है, जो भी गमला वाला पौधा होगा वो सकुलेट पौधा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करा ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईईजी अगर रहेगा तो यह होगा मस्तिष्क का निगरानी, ऑप्शन डी। अगर इसी में रहता ईसीजी, देखिए कितना अंतर है, थोड़ा सा का अंतर है। अगर ईसीजी रहेगा तो ऑप्शन चेंज होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हृदय के लिए है। ईसीजी मस्तिष्क, सॉरी ईईजी हो जाएगा मस्तिष्क और ईसीजी हृदय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो विकिरण है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त विकिरण। इसका उपयोग किया जाता है मांसपेशियों के दर्द के उपचार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है?
तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी। चलिए उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अरे वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वरण द्वारा नई पीढ़ियों की उत्पत्ति होती है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण हो गया उत्परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये है लैंगिक जनन पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। डीएनए की खोज किसने किया? तो देखिए डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिशर ने। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। और देखिए जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक जो थे वो कुंडलीदार विन्यास की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीन जीव कोशिकाओं के आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो देखिए आनुवंशिक लक्षण का उत्तरदायी होता है कौन सा? डीएनए। हम लोग जनरली बोलते हैं डीएनए खराब है या डीएनए सेम है, तो वही जो होता है डीएनए वो कोशिकाओं जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, लगभग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन डी में है। विटामिन के ऑप्शन डी में है। चलिए ए है, तो ए का काम क्या है? इससे कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और बी से हो जाता है B1 से बेरी बेरी हो जाता है। और डी से क्या होता है? रिकेट्स या मरस्मस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी विटामिन के। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। प्रतिस्पंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग होता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं होता है क्योंकि रुधिर बह जाने का डर है। जिसमें विटामिन के होता है ना उसका रक्त जल्दी थक्का नहीं जम पाता है, तो उससे क्या है कि अगर आपका ऑपरेशन होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनेगा, तो ब्लड रुकेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो हो जाएगा विटामिन D2, ऑप्शन ए। अब देखिए इसी में विटामिन B12 है, तो B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। और विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडोम्सिन, पायरिडोम्सिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। देखिए मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाता है। इस विटामिन के संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं इसको, जिसका प्रमुख स्रोत
दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा टोकोफेरॉल। करा है बेरी बेरी, तो नहीं, टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई, अब बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी1 से, जिसको थायमिन बोलते हैं। और रेटिनॉल से जीरोप्थैल्मिया होता है, सही है। रेटिनॉल जीरोप्थैल्मिया मतलब विटामिन ए। साइनोकोब्लामिन से रक्त अल्फा होता है, साइनोकोब्लामिन बोलते हैं बी12 को। आर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट होता है क्योंकि अल्गोकैल्सिफेरॉल डी2 को बोलते हैं, विटामिन डी2 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, मतलब नहीं बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो कह रहा है विटामिन बी1 से, कह रहा है संतरा में विटामिन बी1 मिलता है। तो देखिए संतरा का जो है ना, संतरा में भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है, लेकिन कुछ मात्रा में विटामिन बी1 भी मिलता है, इसलिए ये सही है। विटामिन डी कॉड, यकृत तेल या सूरज के प्रकाश, दोनों से विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है सी में, ऑप्शन में है गेहूं अंकुर तेल से विटामिन ई मिलता है, ये भी सही है। एल्फा अल्फा एल्फा फा क्या विटामिन के में मिलता है? हाँ, तो इस विटामिन के, एल्फा अल्फा से विटामिन के मिलता है, इसका मतलब चारों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो जानते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा बी12, जिसमें कोबाल्ट खनिज पाया जाता है। और बी12 जो है ना, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य भी गड़बड़ा जा जाता है। अब बी12 जो है मांस, मछली, दूध, यकृत, पनीर आदि से मिलता है, और ये आंत के जीवाणु का संश्लेषण भी करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त का कुल परिमाण होता है, तो होता है 5 से 6 लीटर। चलिए नेक्स्ट, अगर पूछेगा कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है, तो ये 6 से 7%, 7 से 8% होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी। देखिए स्फेरोमीटर जो है ना, ऑप्शन ए वाला, स्फेरोमीटर से गोलाकार तलों की वक्रता त्रिज्या नापा जाता है। ऑप्शन बी में है अनीमोमीटर, तो अनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। और ऑप्शन डी में है एमीटर, तो एमीटर से विद्युत धारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो ऑप्शन बी 1200 सीसी। चलिए, अगर मानव पूछेगा मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग कितना रक्त शुद्ध करता है, तो 1500 लीटर, और 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन है, तो इंसुलिन है प्रोटीन, इसको याद ही रख लीजिएगा एकदम कंठस्थ, क्योंकि हमेशा ही पूछता है इंसुलिन क्या है। और ऑप्शन देख के नहीं मारना है इसको, ऑप्शन देखिएगा तो गड़बड़ा जाइए, कभी लगेगा कार्बोहाइड्रेट है, कभी लगेगा वसा है, लेकिन याद रखना इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। इंसुलिन का जो स्राव होता है ना, वो होता है अग्नाशय के लैंगरहिंस दीपिका के बीटा सेल से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो ये हो गया इंसुलिन, प्रोटीन भी है और हार्मोन भी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महिला सेक्स हार्मोन है तो ये है ऑप्शन ए एस्ट्रोजेन। एक महिला सेक्स हार्मोन और होता है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। और ऑप्शन बी में है एंड्रोजन। तो ये एंड्रोजन है जो ऑप्शन बी वाला, वो क्या है, पुरुष सेक्स हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। देखिए इसका ये और पूछेगा कि माँ बच्चा में प्रेम किस हार्मोन के कारण होता है, माँ बच्चा में आकर्षण किस कारण के होता है, तो सब ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। चलिए देखिए, सबसे लास्ट में लिखा है दूध पालक अपनी गायों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। तो अगर पूछेगा दूध निकालने के लिए तो कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देता है, जिसे पिटोसिन कहते हैं। ये लगभग क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन मिली होती है थायरॉक्सिन हार्मोन में, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। देखिए ऑप्शन बी में दिले है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी बहुत बार पूछता है। ये कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उतोत्पाद। उतोत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के बाद वाला क्या है? तो देखिए ये हो जाएगा O2, ऑक्सीजन हो गया। अगर कहेगा मेन प्रोडक्ट तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, लेकिन बाई प्रोडक्ट या उतोत्पाद बोलेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज और देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, सुबह में या लाल या नीला प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है। और कहेगा किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो हरा प्रकाश। हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप जानते हैं कि जिस कलर का जो भी वस्तु होता है उस कलर, वही कलर अगर उस पदार्थ पे पड़ता है तो वो टोटल रिफ्लेक्ट कर देता है, माने वापस कर देता है। इसलिए पत्ता हरा रंग का होता है, जब हरा प्रकाश पे पड़ेगा तो वो एनर्जी लेगा ही नहीं, वो प्रकाश को वापस कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी। क्लोरोप्लास्ट जो है ना एक पादप कोशिकांग है, जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। और यही क्लोरोप्लास्ट के ही कारण क्या हो रहा था, प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है तो ये पावर हाउस कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण मिलता है बीज में, और ये अंकुरन प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है ना भ्रूण बीज से बाहर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि है ऑप्शन बी में दिया हुआ सल्फागुआडिन, और ऑप्शन सी हो गया क्लोरेम्फिनॉल। ये दोनों है जो प्रतिजैविक औषधि है। अगर दो गो सही है तो बीपीएससी के हिसाब से ऑप्शन ई होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो ये क्या है? जल जनित रोग है। टाइफाइड कॉलरा किससे होता है? जब गंदा जल ये सब पीते हैं तो टाइफाइड कॉलरा हो जाता है। देखिए ऑप्शन ए में है संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग में कौन सा होता है? मलेरिया, चेचक, ये सब जो है संक्रामक रोग है। अगर वायुजन्य रोग की बात करें तो कौन सा है? इन्फ्लुएंजा, सर्दी, खसरा, क्षय, ये सब है वायुजन्य रोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत जो है प्रभावित होता है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि अस्थि मज्जा और तिल्ली, जिसको प्लीहा भी बोलते हैं, दोनों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकोजिन संबंधित है। तो अकोजिन जो है कर्क रोग है, कर्क रोग से संबंधित है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। अकोजिन एक असमान जीन है जो कि कैंसर, कैंसर को क्या बोलते हैं? कर्क रोग भी बोलते हैं, के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सकोरमा वायरस नाम दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। कैंसर, रक्त कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो ये है फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, दोनों है, मतलब CRD दोनों का उपयोग। ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीव्रता एवं परिपक्वता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो ये है आयनिक विकिरण, ऑप्शन सी। ये रोग भी फैलाता है और उपचार भी करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन सी। सहज प्रणाली पूछेगा तो ये हो जाता है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। नेक्स्ट, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो ये है हाइपोथैलेमस। देखिए 2018 में पूछा है, सेम क्वेश्चन 2019 में देखिए रिपीट किया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो ये ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। खाली ऑप्शन को क्या कर दिया है, ए को बी में, बी को डी में, इस तरह खाली कर दिया, बाकी क्वेश्चन सेम है। चलिए और इसमें है, देखिए ऑप्शन डी में है सेरेबेलम, जिसको क्या बोला जाता है? अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। और सेरेबेलम में क्या होता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, और ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। अगर पूछेगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कुछ होता है तो सेरिब्रम, मतलब जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, और दूसरा हो गया सेरेबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये होता है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, और डी में दिया उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगर यही ऑप्शन में ई रहता, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो BPSC ऑप्शन इसमें दिया है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो ये थे अथर्व कोर्नबर्ग, जो DNA को अंतःपात्र में बनाए थे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो पार्किंसंस रोग के लिए दिया गया था ऑप्शन ए आर्विड कार्लसन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 14 फरवरी, और उसी दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। मतलब बाल दिवस और डायबिटीज दिवस दोनों 14 फरवरी को मनाया जाता है। डायबिटीज दिवस को मधुमेह दिवस भी हिंदी में बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, उसका वो कौन सा है? माइको प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो हो गया विषाणु या वायरस, जिसके कोशिका में एंजाइम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो ये है HIV एड्स का। HIV एड्स के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? एलिसा टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। ये वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। ये सफलतापूर्वक हो गया। चलिए नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ये किए थे लिवनहोक, और देखिए फ्लेमिंग किए थे पेनिसिलिन का। चलिए नेक्स्ट, कणीय तत्व क्या है? तो ये है वायु प्रदूषक। कणीय तत्व वायु प्रदूषक है। देखते होंगे वायु प्रदूषण में छोटा छोटा कण होता है। चलिए नेक्स्ट, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो देखिए ये जाता है जाइलम टिश्यू से। नीचे से ऊपर जो जाएगा जड़ से, वो जाइलम से, जैसे जाइलम जैसे जड़। अगर पूछेगा ऊपर से नीचे मतलब बना हुआ खाना सब जगह कौन पहुंचाता है? तो ये फ्लोएम टिश्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? तो ये होता है 36.9 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? तो सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप अगर ऑप्शन में ओ है तो ओ मारना है। अगर ऑप्शन में देगा ओ निगेटिव या ओ पॉजिटिव तो ओ निगेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर पूछेगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये तो डोनर था, एक्सेप्टर पूछेगा तो ए बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ये होता है ऑस्टियोलॉजी, आप लोग सब जानते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो उसमें क्या क्या पाया जाता है उसी का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन, एस्टेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो ये हो जाएगा 31, 31 जोड़ी मतलब 62। जोड़ी पूछेगा तो एक सीट, संख्या 31, और संख्या पूछेगा तो 31 गुना 2 62। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन
सी 20 दांत 2 बार विकसित होता है, और जो 20 टोटल दांत 32 मतलब 32 होता है, बच गया कितना 20 के बाद 12, तो 12 दांत जो होता है ना केवल एक बार पैदा होता है। अब एक बार और पूछेगा बच्चा में कई गो दांत होता है, तो भी होता है 20। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो हो जाता है 28 गो। देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ, एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 200 माने 206 माने 206 अस्थियां होती है, लेकिन खोपड़ी में जो होता है 28, तो उसमें भी करा कपाल में 8, मुख में 14, कंठिका में 1, कान में 6, मतलब टोटल मिला के 28। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो ये होती है खोखली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग होता है, कितना होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 वर्ष की आयु में ऊपर पढ़े थे 206 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो ये है सी सामने वाला चपटे दांत, जिसको कृदंतक बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं, वो अवशेषी अंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो ऑप्शन डी एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करता है एंजाइम। एंजाइम जो है जैवीय जैवीय उत्प्रेरक है, जो एक प्रोटीन है, और एंजाइम जो है हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग की देखभाल नहीं, चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, या देखभाल करता वो भी बोल सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है रसदार फल में पाया जाता है, विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद। इसलिए आप लोग भी ये सब खाइए, चर्म रोग से बचिए। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूध किसका घटिया स्रोत है? घटिया स्रोत कहने का मतलब उसमें नहीं पाया जाता, तो इसका हो जाएगा विटामिन सी। जैसे जानते हैं कि हम लोग गांव में दूध फटने के लिए जो काम में लाते हैं वो क्या, नींबू लाते हैं, तो अगर विटामिन सी पाया जाएगा तो दूध फट जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं कि घटिया स्रोत है विटामिन दूध के लिए, तो वो हो गया ऑप्शन सी विटामिन सी। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम, इसका नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन प्राप्त होता है ऑप्शन बी डेल्हेया के जड़ों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जल। अब मनुष्य में कितना पाया जाता था, लगभग 70%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे, तो ये होगा 2.3 अरब वर्ष पूर्व। इसमें तो दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा अभी के हिसाब से। निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है, तो ऑप्शन बी अंड वाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक मनुष्य के पूर्वज हैं, तो ये हो जाएगा बी क्रो-मैग्नॉन मानव। नेक्स्ट, विकास का मुख्य कारक है, तो ऑप्शन डी प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट हो गया, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी
म्यूटलिज्म। और ये भी पूछता है कि शैवाल और कवक से मिलने से क्या बनता है, तो लाइकेन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट, विकास का कारण है, तो ऑप्शन सी, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यही विकास का कारण है। चलिए नेक्स्ट, कृत्रिम फलों को कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस क्या है, तो ये है ऑप्शन बी, एसिटिलीन, और ऑप्शन डी, एथिलीन, दोनों। अगर पूछेगा कि प्राकृतिक रूप से फल पकता है तो एथिलीन के द्वारा, और कृत्रिम रूप से प्राकृतिक रूप से फल पकाएगा तो एथिलीन हार्मोन, और कृत्रिम रूप से एथिलीन गैस। नेक्स्ट, माँ पौधे की भांति पौधा प्राप्त होता है, तो बीजों से भी और तना काट से भी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जल के बाहर निकलने पर मछलियां मर जाती, क्यों, क्योंकि वो जल में श्वास वो श्वास नहीं ले पाती है, बाहर निकालेगा तो श्वास नहीं लेगा, और श्वास लेता है मछली गलफड़ा से। चलिए नेक्स्ट, वह जीव रहता है, माने जीव जहां रहता है उसे, उस सटीक जगह को क्या बोलते हैं, कह रहा है सटीक जगह, तो उसको क्या बोलते हैं, आवास। ठीक है। नेक्स्ट, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो ऑप्शन ए, गंध द्वारा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए इसमें, लगभग सभी पक्षी में सूचनाओं का आदान प्रदान करने की विधियां होती है, ये विधियां दृष्टि हो, आवाज हो, या स्पर्श हो, या गंध द्वारा, इससे क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान होता है। अब मधुमक्खी भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। तो अगर पूछेगा एक दूसरे को पहचानती किससे है, तो गंध से। और कह रहा है भोजन का स्रोत अगर उसको बताना रहता है तो विभिन्न प्रकार के वो नृत्य करती है। चलिए नर्तन से। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में होता है लोहा। अब मायोग्लोबिन क्या है, लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो है रक्त में लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो यह है डायलिसिस। जिसका खून गंदा होता है उसको हर महीने डायलिसिस कराया जाता है शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो ये सब जानते हैं, इंसुलिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एड्स किन कारणों के द्वारा होता है, तो एड्स जो होता है विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। एड्स किसके कारण होता है, देखिए सेम क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी, वायरस के या विषाणु। नेक्स्ट, HIV द्वारा होने वाला रोग है, HIV से क्या होता है, एड्स, जिसका फुल नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि स्त्रिया में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट, और पुरुष में होता है XY क्रोमोसोम। तो देखिए लड़की को मार देता है कि बेटी हुआ है, ये हुआ है, बेटी नहीं होने के लिए, या मतलब बेटी होने के लिए कहता है एक्स क्रोमोसोम जिम्मेदार है, और बेटा होने के लिए मतलब XY क्रोमोसोम जिम्मेदार है। तो इसमें कहता है कि लड़की जिम्मेदार है, तो नहीं, लड़की में तो दोनों एक ही क्रोमोसोम है, तो उसका जब भी मिलेगा तो उसका एक्स क्रोमोसोम मिलेगा। लेकिन लड़का में क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो लड़का होने के लिए जिम्मेदार लड़की नहीं है, लड़का ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, लड़की को घर से निकाल देते, ये देख, इससे यही पता चलता है भारत में कि जिसका गलती है उसको यहाँ सजा नहीं मिलता है। जो आप गलती करने वाला है, जो गलती कर रहा है उसको सजा नहीं मिलेगा। जैसे बिहार में अभी देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हुआ, क्वेश्चन तो आउट हुआ होगा कहीं मेन जगह से, ऑफिस से हुआ होगा, चाहे उससे हुआ। आप देखिए यहाँ पे किस पर कार्रवाई हुआ,
सोलवर गैंग या फिर आपका वो जो जहाँ पे एग्जाम पढ़ रहा है उसका क्या गलती है बताइए। वो बड़ा सा ऑफिसर उसको कहा होगा, उसको क्या औकात है कि ऑफिसर का बात नहीं माने। नहीं बात माने तो नौकरी से हाथ धोवे, और बात माने तो इधर से सस्पेंड होवे। तो यही चीज होता है यहाँ, है कि दारू बेचने वाले पर कार्रवाई नहीं है, पीने वाले पर कार्रवाई। और देखिए यहाँ पे टीचर के बहाली होते हैं, सब लोग बोलते हैं टीचर खराब है, टीचर खराब है, फर्जी है। अरे भाई तो बहाली किसने किया? आपके पास पैसा है, आप पैसा देंगे, बहाली लेंगे। जो बहाली करने वाला है उसको ना सस्पेंड करिए। मेन जड़ है बहाली करने वाला। आप नहीं पैसा दीजिएगा तो दूसरा कोई बहाल होगा, तीसरा कोई बहाल होगा, वो देगा पैसा। लेकिन जो बहाली करने वाला पर अगर कार्रवाई होगा तो वो बहाल ही नहीं करेगा, तो गलत आदमी आएगा कैसे? इसलिए यहाँ कहा जाता है कि आप बड़ा पोस्ट पे जाइए, मलाई खाइए, और नीचे वाला सस्पेंड होगा। इसमें देखिए बहुत सारे डीएम एसपी का बीपीएससी में भी नाम है, पता नहीं क्या हुआ, सब क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो ये है ऑप्शन सी, एक पेड़ से। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक दवाएं वेदना निवारक में काम करती है। इन दवाओं को बीलों या वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो ये होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, क्योंकि गेहूं की खेती के लिए यूरिया का यूज किया जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है। चलिए नेक्स्ट। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो जानवे करते हैं, इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए इसमें हिंदी वालों की क्या दिक्कत होता है। हिंदी वाला कम नहीं पढ़ते हैं, वो अपना हिसाब से पढ़ते ही हैं। अब ये देखिए, अब जिसने इस ऑप्शन को फोटोसिंथेसिस पढ़ेगा, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश पढ़ते ही हैं। तो अब देखिए, अगर इसमें आपको फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं पता है तो आप नहीं मार पाइएगा, बोलेगा ऑप्शन ही नहीं है प्रकाश संश्लेषण। ये है हिंदी। हिंदी हार्ड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इंग्लिश को डायरेक्ट इंग्लिश लिख दिया जाता है। आप हिंदी में क्वेश्चन है तो हिंदी लिखिए ना जो उसका, लेकिन नहीं लिखता है और बोलता है इंग्लिश वाले की ज्यादा नंबर आती है। चलिए नेक्स्ट। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो ये है पुष्प, ऑप्शन ए। सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो ये है ऑप्शन बी, सिकुआ, जो 115 मीटर से अधिक लंबाई होता है। और सबसे छोटा अगर बोलेगा तो एजियोस्पर्म बुल्फिया। चलिए नेक्स्ट। एस्पिरिन है तो ये क्या है? एंटीपायरेटिक, पढ़े थे ऊपर। नेक्स्ट। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये होता है सोयाबीन में, इस ऑप्शन के हिसाब से। देखिए चलिए नेक्स्ट। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जनरली गन्ना के लिए होता है। नेक्स्ट। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो ये है रैफ्लेशिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो ये है जीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी। और इनको 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और नोबेल पुरस्कार मिला था आनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण की भूमिका का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सा है? तो ये सब जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नेक्स्ट। आर्कियोपटेरिक्स क्या है? तो ये है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन क्या है? स्तनी है, ऑप्शन डी। और गंगे डॉल्फिन को क्या किया गया है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। देखिए प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो ये है क्षय रोग से। तो अब ऐसा नहीं है, बहुत सारा रोकथाम हो गया, ये पुराना क्वेश्चन है 95। नेक्स्ट। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है? तो सबसे मीठी चीनी कौन सा है?
फ्रैक्टोज। चलिए नेक्स्ट, फ्रैक्टोज जो है ना एक प्राकृतिक मोनोसेक्राइड है जो पाया जाता है फलों में, शहद में और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रैक्टोज का अनुसूत्र क्या हो जाता है? C6H12O6। चलिए इसलिए बोला जाता है चीनी की जगह शहद खाइए, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से वो मिठास देता है। नेक्स्ट, शर्करों में सबसे मीठी क्या है? ये भी वही है, फ्रैक्टोज। नेक्स्ट, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो पीछे का भाग। ठीक है, सबसे आगे भाग में क्या होता है? मीठा होता है। चलिए इसका शॉर्ट्स बना के डाल दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मटर पौधा है, ऑप्शन ए साग का। नेक्स्ट, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो देखिए प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन, ऑप्शन बी। अब फलियां में कुछ कुछ आता है, मटर, अरहर, मूंग, मूंगफली, उड़द आदि। चलिए नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन है TSH। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी सी तिल्ली के आकार की ग्रंथि है। देखिए ये पूछा था कि थायराइड जो है कहाँ पे पाया जाता है, ये शायद CDPO में पूछा था, तो वो कहाँ पाया जाता है? गले के पास। इस गले के आकार का है, इसमें स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है, यह हार्मोन TSH होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है। TSH का निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये हो जाएगा आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि खराबी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह जब हम किसी बकरी या भेड़ के मांस को खाते हैं तो हम कौन सा उपभोक्ता है? तो देखिए ये क्या है? ये आहार श्रृंखला है। तो आहार श्रृंखला में देखा जाता है सबसे पहले क्या होगा? घास होगा। घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? मनुष्य खाता है या शेर खाता है, ये सब होता है। तो देखिए हम बकरी को खा रहे हैं तो जो घास हो गया प्राथमिक उत्पादक हुआ, ठीक है, और घास बकरी को खा रहा है तो प्राथमिक उपभोक्ता, और बकरी को हम खा रहे हैं तो द्वितीय उपभोक्ता। समझ गए? अगर उसी तरह अगर रहता दूसरा, घास, बकरी, उसके बाद शेर, उसके बाद आदमी देता, तो घास को केवल प्राथमिक मानना है, उसके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे पढ़ते जाना। चलिए BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बायोलॉजी का ये सीरीज समाप्त हुआ। आशा है आपको ये सीरीज लाभान्वित करेगी और आने वाले परीक्षा में भरपूर सहयोग करेगी। तो आप भी चैनल को भरपूर सहयोग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि सबको इस इससे इस वीडियो का लाभ मिले। इसी हिसाब से आप लोग के लिए बनाया जाता है। टीम बहुत मेहनत करता है, आप लोग भी मेहनत करिए और निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद।